हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 फरवरी 2022 और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स UPSC, स्टेट PSC एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि बेरिंग सी को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उनका आंसर देने की कोशिश किया करो। ये चीज़ें जो हैं वो आप में क्यूरियोसिटी जनरेट करती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी नॉलेज है वो एक तरीके से वास्ट होती है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया गया है। तो वहाँ पर वॉर कंडीशन बनी हुई है और इसकी वजह से वहाँ के बहुत सारे लोग, इस तरीके की रिपोर्ट सामने आई है कि यूक्रेन के बहुत सारे जो लोग जो हैं वो यूक्रेन को छोड़ करके अदर रीजनल कंट्री जो हैं उनमें एंट्री कर चुके हैं। देखो, वॉर जब होता है तो उससे बहुत सारे इनडायरेक्टली बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में हम रशिया और यूक्रेन के बीच में देखें तो यहाँ से जो चीज़ें सरप्लस प्रोडक्शन होती हैं पूरे वर्ल्ड में जो सेंड की जाती हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, जिसकी वजह से अदर कंट्री जो डिपेंडेंट हैं इन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के ऊपर, वहाँ पर उन प्रोडक्ट्स की जब कमी होगी पूरे वर्ल्ड के मार्केट में तो उससे इन्फ्लेशन रेट काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें तो रशिया जो है वो ऑयल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो इसकी वजह से इन जो क्रूड ऑयल है उसके जो मार्केट में प्राइस हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस जो है इन सभी के प्राइजेस आपको हाइक देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो यूक्रेन है वहाँ पर अगर हम बात करें तो सनफ्लावर ऑयल का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जिसका इंडिया भी वहाँ पर उनके साथ में, यूक्रेन के साथ में इंडिया का भी ट्रेड है। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी ना सिर्फ इंडिया को बल्कि हर कंट्रीज़ को जो इन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब यहाँ पर रशिया ने अटैक किया और ये माना जा रहा है कि स्पेसिफिक यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए अटैक हो सकता है। रशिया वहाँ पर रशियन सपोर्टेड गवर्नमेंट चाहता है, जिसके बेसिस पर जो नाटो के साथ में उनके जो भी एलाई है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके मेंबर ना बन सके। और रशियन सपोर्टेड जब वहाँ पर गवर्नमेंट होएगी तो जो यूक्रेन है वो कभी भी रशिया को छोड़ करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में जाने का पसंद नहीं करेगा। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया रशियन गवर्नमेंट से तो क्रेमलिन ने अपनी तरफ से बोला है कि हाँ, हम तैयार हैं। क्रेमलिन क्या है? वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पार्लियामेंट है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है क्रेमलिन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी हो सकता है कि आज जो है वो रिजोल्यूशन पास हो और उसमें इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा। वैसे इंडिया का तो अगर हम देखें तो इंडिया एक बैलेंस्ड नेचर लेकर के चल रहा है, ना यूक्रेन का सपोर्ट देना चाह रहा है, ना रशिया का सपोर्ट देना चाह रहा है। और यूक्रेन को तो सपोर्ट कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज़। हालांकि जब हमने देखा कि अटैक जैसी सिचुएशन कंप्लीट हुई तो US और अदर कंट्रीज़ ने वहाँ पर वेपन्स ज़रूर प्रोवाइड करवाए, पर उनके सपोर्ट में, यूक्रेन के सपोर्ट में वो लोग नहीं खड़े रहे। ये चीज़ें हमें शो करती हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन से कभी भी कुछ रिजल्ट नहीं निकला है। एक तरीके से चारों तरफ जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होती है, क्योंकि अब यहाँ से जो लोग हैं, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है यूक्रेन की, वो जब यूक्रेन को छोड़कर अदर कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे तो अदर कंट्रीज़ के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोटेस्ट होंगे। तो एक इशू की वजह से अगर हम सीरीज में देखें तो बहुत सारे कंट्रीज़ इससे इफ़ेक्ट होने वाले हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर रेजोल्यूशन पास होता है कि यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया है रशिया ने वो गलत है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा इसका कंडेम किया गया है कि जो अटैक किया गया है वो गलत है, हम डिस्कशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। अब यहाँ पर हमारे इंडिया के बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो फंसे हुए हैं। हम सभी को पता है कि मेडिकल एजुकेशन के लिए यूक्रेन में बहुत सारे स्टूडेंट इंडिया से जाते हैं। एक दो दिन पहले हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया से जो फॉरेन में स्टडी करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं उनको अगर हमारी जीडीपी से, उस मनी को अगर हमारी जीडीपी से कंपैरिजन करें तो 1% हमारी जीडीपी जो है उसका 1% जो है उसका इतना जो है, इतना मनी हम फॉरेन में इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस देते हैं,
कारण हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमारी जो एम्बेसी है वो वर्क कर रही है कि जो भी वहाँ के रीजनल कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पोलैंड हो गया, हंगरी हो गया, इन कंट्रीज़ का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि उन रोमानिया, इन कंट्रीज़ में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैंड रूट के थ्रू हम वहाँ पर सेंड करवा रहे हैं और फिर एयर रूट को फॉलो करते हुए वहाँ से हम इंडिया में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसके बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशिया के प्रेसिडेंट के साथ में डिस्कशन किया और उसके बाद में अब वहाँ से एक एम्बेसडर डेलीगेशन जो है, डेलीगेट जो है वो इंडिया की विजिट पर हुई है, ताकि ये जो इशू है उसको हम डिस्कशन कर सकें और इसके अलावा इंडिया के जो कन्फ्लिक्ट है, जो कंसर्न है, उनको भी सॉल्व आउट किया जा सके। हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो एक वेबिनार को एड्रेस कर रहे थे। वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला कि इंडिया को क्या करना चाहिए, हमें कोशिश की जानी चाहिए कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया अपने आप को सेल्फ रिलायंट बने। जब भी किसी कंट्री के ऊपर दूसरा कंट्री अटैक करे तो हम चाहते हैं ये हो कि दूसरा कंट्री को पता ही ना हो कि इनके पास में किस तरीके के वेपन्स हैं, और ये तभी कंप्लीट हो पाएगा जब कंट्री जो है इस तरीके के सारे वेपन्स खुद क्रिएट करे, खुद जनरेट करे। और इसी तरीके से इस प्रोसीजर के ऊपर, इस वे के ऊपर इंडिया आगे बढ़ रहा है। इंडिया चाह रहा है कि हम बहुत सारे जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इंडिया को डेवलप करें, और इसके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव इंडिया ने स्टार्ट किए हैं। उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर का, स्टार्टअप का, इन सभी का इंक्लूजन करके हम डिफेंस सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बेसिस पर उन्होंने जो हमारा बजट है प्रेजेंट टाइम का, उसके ऊपर भी फोकस किया कि हमने बजट में भी इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था कि किस तरीके से इंडिया जो है वो डिफेंस सेक्टर में अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर दिल्ली को लेकर के है कि कोविड की जो भी कर्व्स हैं, हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा कम हो रहे हैं। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन है, उन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज कंप्लीट करवा ली हैं। कुछ पॉपुलेशन ने कम से कम एक डोज जो है वो तो +90% तो जो है लोग हैं उन्होंने वैक्सीनेशन की 1 डोज कंप्लीट करवा ली है। अगर हम स्मॉल जो चिल्ड्रन हैं, स्कूल चिल्ड्रन, उनके लिए भी देखें तो उनके लिए भी वैक्सीनेशन के अलग अलग जो वेरिएंट है वो आ चुके हैं। इसके बेसिस पर हमें लग रहा है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जैसे ही कंप्लीट होगा, कोविड के और केसेज काफ़ी कम हो जाएंगे, इम्यूनिटी बूस्टअप होगी लोगों की, और इसीलिए दिल्ली में 1 अप्रैल से फुल्ली ऑफलाइन स्कूल्स को ओपन कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पेज नंबर्स यहाँ देखिए, एक सेकेंड। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो हिजाब को लेकर के कर्नाटका हाईकोर्ट में डिस्कशन चल रहा था, तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपना जो ऑर्डर है उसको रिजर्व रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया जापान जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स को लेकर के है, और आज से ये जो एनुअल धर्म गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो कर्नाटका में 1 वीक के लिए यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाएगी। एनुअल एक्सरसाइज है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह की बहुत सारी एक्सरसाइज इंडिया जो है, इंडिया की आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वो अदर कंट्रीज़ के साथ में कंडक्ट होती हैं। तो जो मेन एक्सरसाइज हैं जो एनुअली बेसिस पर होती हैं या फिर 2 साल में एक बार होती है, बाइनियल होती हैं, उनके नेम आपको पता होना चाहिए। बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन है वो एडिटोरियल पेज पर है। यहाँ पर जो आर्टिकल है वो इंडिया और रशिया के इशू को लेकर ही बताया गया है कि इंडिया, और ये जो आर्टिकल है वो भी यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हुआ है इसके बारे में बताया गया है कि इसकी वजह से यूक्रेन, जो पूरा वर्ल्ड जो है उसमें एक रिस्क जैसी सिचुएशन आ गई है, क्योंकि अगर इस वॉर को हमने काउंटर नहीं किया तो बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के टेंशन्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो टाइम के साथ में इंक्रीज़ हो सकते हैं। अदर कंट्रीज़ के बीच में भी जो रीजनल प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, वो वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। तो इसकी वजह से वर्ल्ड में एक रिस्क जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो गई है। तो ये जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा यूक्रेन को लेकर के। तो इंडिया जो है वो इस सेम तरीके से बैलेंस नेचर को फॉलो करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जब चाइना के साथ में इंडिया का कन्फ्लिक्ट था उस समय रशिया ने इंडिया का साथ दिया था। हमें ना सिर्फ जो हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसके अलावा पाकिस्तान के साथ में भी जो हमारा कश्मीर को लेकर के डिस्प्यूट है उसको लेकर के हमेशा रशिया ने बोला है कि इनका रीजनल इशू है और दोनों कंट्रीज़ को साथ में मिल करके डिस्कशन के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा चाइना के साथ में जब हमारा इशू हुआ था उसके बाद में S-400 डिफेंस सिस्टम जो है
वो उसको भी इंडिया को सेंड करने की बात की थी, और जल्द ही ये जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया के साथ आएगा। अब ये जो इशू क्रिएट हुआ है उसमें इंडिया का एक ये कंसर्न भी है कि देखो चाइना इस बार यूएस जो रशिया है उसके स्टैंड पर है, उसके साथ खड़ा है। तो इससे ये लगता है कि इंडिया को ये भी है कि हमारे जो डिफेंस वेपन जो सिस्टम है, जो ट्रेड है, जो डिस्कशन है, एग्रीमेंट है, हो सकता है कि उसके ऊपर कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिले। हम S-400 डिफेंस सिस्टम इसलिए बना रहे हैं, ये देखो जो S-400 डिफेंस सिस्टम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इससे रिलेटेड हर बेसिक फैक्ट जो आपको पता होना चाहिए। S-400 डिफेंस सिस्टम जो है उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया अपने वेस्टर्न बॉर्डर को और जो हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर मीन्स चाइना और पाकिस्तान के साथ में जो हमारी बॉर्डर शेयर होती है उसको स्टोर करने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए हम ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको इंडिया में इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो पेज है जहाँ पर रशिया का किस तरीके से इन्वेजन हुआ है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन पेज है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज इस पर। सबसे पहले तो गुरमीत राम रहीम सिंह, आपने नाम सुना ही होगा। डेरा सच्चा सौदा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड थे। बाद में उनको रेप कन्विक्ट ऐसा माना गया, इनके ऊपर आरोप लगे और फिर जो कोर्ट है उनमें उनके आरोप सिद्ध भी हुए। बाद में इनको 20 ईयर्स की जेल कर दी गई। अब ये 20 डेज़ के लिए बाहर है। 20 डेज़ के लिए इनको पैरोल पर बाहर छोड़ा गया है। और पंजाब में जो इलेक्शंस हैं इसके लिए भी, और ऐसा बोला जा रहा है कि एक तरीके से पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देने के लिए इनको यहाँ पर पैरोल पर बाहर लाया गया है। तो जो गुरमीत सिंह राम रहीम जो है, अगर हम शॉर्ट में बोले तो राम रहीम जो है उनको यहाँ पर सिक्योरिटी VIP सिक्योरिटी देने की बात की है। Z+ सिक्योरिटी जो है कैटेगरी सिक्योरिटी हरियाणा गवर्नमेंट ने उनको अप्रूव की है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट किसको क्या सिक्योरिटी दे सकती है और किस तरीके से दे सकती है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। देखो बहुत बार क्या होता है कि सिक्योरिटी लेने के लिए एक अपने आप को अटेंशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे लोग मानते हैं कि उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। फिर गवर्नमेंट उन सारी थ्रेट्स को वो बताते हैं कि हमें लाइफ थ्रेटनिंग मिल रही है। कुछ ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, ऐसे मतलब अननोन नंबर से कॉल आ रहे हैं जिससे हमें थ्रेट मिल रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी निकालती है गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरीके की जो सिक्योरिटी है वो अप्रूवल कर सकती है। जो सिक्योरिटी है उसको डिसाइडेड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें जो हमारी इंटेलिजेंस सिक्योरिटी है उनका यूज़ किया जाता है, उनके थ्रू पता लगाया जाता है कि क्या इस तरीके के इश्यूज सामने आ रहे हैं और उसके बाद में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर हमने लास्ट ईयर जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ तब भी हमने देखा कि BJP पॉलिटिशियन जो हैं उनको उस टाइम भी सिक्योरिटी दी गई और प्रेजेंट टाइम में भी सिक्योरिटी दी गई है। तो देखो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो अगर किसी को थ्रेट मिल रही है तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मतलब अगर आप BJP को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, BJP के जो मेंबर्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि इस तरीके का यहाँ देखिए जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर कोई भी बार नहीं है कि कोई वो कन्विक्ट है तो उसको आप नहीं कर सकते, या किसी पॉलिटिकल स्पेसिफिक पार्टीज़ को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। उनको सिर्फ एक थ्रेटनिंग मिला और उनके बाद में उनको गवर्नमेंट उसकी जानकारी हासिल करती है, लगता है तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब यहाँ पर जो राम रहीम जो है भाई उसको मिला है, उसको सिक्योरिटी दी गई है, और एक कन्विक्ट को, एक अपराधी को आप क्या दे रहे हो, सिक्योरिटी दे रहे हो। लेकिन इसमें बोला गया है कि देखो स्टेट की ड्यूटी है किसी की भी, चाहे वो प्रिजनर हो, कन्विक्ट्स हो, और उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करना। ओके, और इसीलिए ये यहाँ पर VIP सिक्योरिटी दी गई है। तो VIP सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। बहुत सारी कैटेगरी में हम बात करें तो XY, Y+, Z+, SPG स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप तो PM और उनकी जो इमीडिएट फैमिली होती है उनको, इसके अलावा कुछ और लोग जो हैं जो सेंट्रल लेवल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनको इस तरीके की प्रोटेक्शन दी जाती है। ज़्यादातर यहाँ पर सिक्योरिटी में बताया कि 1 पुलिसमैन, 2 पुलिसमैन, 4 पुलिसमैन, 6 पुलिसमैन ये होते हैं। जो ये यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो VIP सिक्योरिटी में PM को जो प्रोटेक्शन दी जाती है उसमें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये सब कुछ इनमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में NSG जो है
एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को इससे थोड़ा सा दूर रखा गया है, क्योंकि एनएसजी को बनाया स्पेसिफिक इसलिए गया था ताकि काउंटर टेररिज्म जो ऑपरेशन है उनके लिए वो फंक्शन कर सके। तो एनएसजी को थोड़ा सा ये जो सिक्योरिटी वाला इशू है इससे दूर रखा गया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है यूक्रेन को लेकर के। सबसे पहले तो आप यूक्रेन का मैप देखिए। देखो जो यूक्रेन है इसकी शुरुआत इस तरीके से की गई है कि देखो, रशिया ने ये क्लेम किया है कि यूक्रेन की कोई पर्सनल आइडेंटिटी नहीं है, कोई पर्सनल हिस्ट्री नहीं है। अगर यूक्रेन ये बोले, जैसे इंडिया अपनी हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में, किस तरीके से इंडिया की हिस्ट्री स्टार्ट हुई, ऐसे ऐसे एंशियंट हिस्ट्री रहा, वैदिक एज आया, सॉरी सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, फिर महाजनपद एरा, ये सारी हिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। लेकिन रशिया क्लेम करता है कि भाई यूक्रेन की कोई पर्सनल हिस्ट्री नहीं है, कोई पर्सनल उनकी इंफॉर्मेशन नहीं है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी जुड़ी हुई है किससे, रशिया से। यहाँ पर अगर हम यूक्रेन को देखें भी तो रशिया के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज़। और इसके अलावा अगर हम देखें जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही पुअरेस्ट कंट्री में आता है यूक्रेन कंट्री। यहाँ पर 30% जो पॉपुलेशन है वो रशियन लैंग्वेज स्पीकिंग है। ओके, टोटल पॉपुलेशन है 43.7 मिलियन, जिसमें 30% है रशियन स्पीकर। अब आप देखो रशिया का कितना इन्फ्लुएंस है यूक्रेन के ऊपर। अब यहाँ पर चारों तरफ इसकी जो बाउंड्री है, जैसे कि अगर हम देखें तो रशिया, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, लास्ट में यहाँ पर ब्लैक सी जो है बॉर्डर बॉडीज उससे सराउंडेड है इस तरीके से यूक्रेन। अब बताया गया है कि भाई हिस्ट्री पहले क्या थी, तो यूक्रेन जो था पहले कीव जो रस है, रसलैंड, एक फेडरेशन ऑफ द ईस्ट स्लेविक बाल्टिक फिनिक पीपल ऑफ ईस्टर्न नॉर्दर्न यूरोप with its capital in Kiev. Modern Ukraine, Russia, Belarus all trace their cultural ancestry to the Kievan Rus. In 1988 AD, Grand Prince Vladimir the Great made Christianity the state religion. क्रिश्चियनिटी को उन्होंने स्टेट रिलीजन बना दिया। उसके बाद में 10th और 11th सेंचुरी में जो कीवियन रस, जो यहाँ पर एक तरीके से जो एम्परर थे या यहाँ की जो लैंड थी उसको बोला जाता था, वो अपनी हाईएस्ट पावर में था 10th और 11th सेंचुरी में। उसके बाद में 1019 से 1054 तक रूल किया यहाँ पर एक राजा ने। 13th सेंचुरी के जो स्टेट है वो अपने डिग्रेड स्टेज में आ गया। मंगोल गोल्डन होर्डे ने अटैक किया यहाँ पर। उसके बाद में धीरे धीरे अगर हम देखें तो अलग अलग यहाँ पर बहुत ही मल्टी एथनिक ग्रैंड डची जो है लिथुआनिया के, उन लोगों ने यहाँ पर अपना अटैक किया। 1648 में यूक्रेनियन जो है वो रिवोल्ट के थ्रू एक तरीके से रशिया के साथ में जुड़ने की कोशिश करते हैं। एक ट्रीटी होती है ट्रिस्ट पॉलिसी ऑफ रसिफिकेशन। इसमें जो एथनिक आइडेंटिटीज़ हैं, लैंग्वेजेस हैं, उनका सप्रेशन का काम किया जाता है, जिसमें यूक्रेनियन जो लोग हैं वो रशियन एम्पायर के साथ में मिलने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो यूक्रेन जो है वो यूएसएसआर का पार्ट है, लेकिन 1991 के टाइम में, उससे पहले ही जो यूक्रेन के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट नेशन की यहाँ पर मांग करने लग जाते हैं 1980s के टाइम में। 1991 में डिसइंटीग्रेशन ही होता है और उसी टाइम में ये सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो ये बोला जाता है कि यूक्रेन की हिस्ट्री जो है वो रशिया के साथ में मिंगल है, पर्सनल कुछ नहीं है, इसीलिए रशिया क्लेम करता है यूक्रेन के ऊपर। अब बात आ जाती है यहाँ की अहोम वॉरियर की, अहोम वॉरियर लचित बोरपुकान की। अब यहाँ पर स्टेचू बनाया गया है लचित बोरपुकान का ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 3 दिन की विजिट पर आसाम में, वहाँ पर उन्होंने इनोग्रेट कर दिया है 400 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लचित बोरपुकान को, कमांडर ऑफ द अहोम फोर्सेज एंड आइकन ऑफ असमीज नेशनलिज्म। इसके अलावा उन्होंने अलाबोई वॉर मेमोरियल का जो फाउंडेशनल स्टोन है उसको भी रखा। ये ट्रिब्यूट करता है उन सोल्जर्स को जिन्होंने मुगल्स के खिलाफ में अलाबोई में एक वॉर लड़ी थी। और एक तरीके से अगर हम देखें तो उससे 2 साल पहले ही लचित की एक डिसिसिव विक्ट्री हुई थी एट द बैटल ऑफ सरायघाट इन 1671। ओके, अब ये लचित का एरा किस तरीके से वो काम करते थे, तो यहाँ पर देखो ये जो आसामीज़ एरिया है वहाँ पर अहोम किंग जो है उन्होंने हमेशा अपना रूल्स रेगुलेशन रखा। इसके अलावा लगभग 600 साल तक 13वीं से 19वीं सदी तक सेंचुरी तक उनका यहाँ पर रूल रहा, लगभग 600 ईयर्स तक। 1615 से 1682 के बीच में मुग़ल एम्पायर ने यहाँ पर औरंगजेब ने, जहांगीर ने
यहाँ पर इस एरिया को अपने अनेक्स करने के लिए रेगुलर यहाँ पर अटैक करते रहे, जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो अटैक है वो एक वॉर में चेंज हो गए। और इस वॉर में जो लचित बोरफुकान है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, इसलिए उनको यहाँ पर याद किया जाता है। और ये भी बोला जाता है कि इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी इनको याद करने की, इनको इंसर्ट करने की, जो हमारी स्टडी है, सोसाइटी है, जो हमारी हिस्ट्री है उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की थी। Lachit Borkokan victory is honored with a gold medal given every year to the best cadet graduating from the National Defense Academy. नेशनल डिफेंस एकेडमी से जो ग्रेजुएट होता है, बेस्ट कैडेट होता है, उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है लचित बोरफुकान की, मतलब उनकी जो विक्ट्री है उनको एक तरीके से प्रेस्टीज देने के लिए, सम्मानित करने के लिए। और ये चीज़ें हमें शो करती है कि हमारे जो अनसंग हीरोज़ हैं उनको हम अलग अलग तरीके से हमारी हिस्ट्री में, हमारे कल्चर में हम उनको याद करते हैं और हमारे सोसाइटी के एक बेसिक इंसर्ट पार्ट के रूप में उनको इंसर्ट करते हैं। तो ये आज के हमारे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।